लेकिन जब भी ब्रह्मचर्य की बात होती है तो उसको हमेशा मास्टरबेशन से क्यों लिंक किया जाता है? एक शिष्य था, उसने बोला श्री प्रभुपाद को, श्री प्रभुपाद ये काम वासनाएं बहुत सताती है मेरे को, इससे बचने का क्या तरीका? और इससे भारत के लोग बहुत कुछ नया भी सीख रहे हैं। इंडिया में वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के हिसाब से 90% ऑफ पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे इंटरनेट का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। इस बीच अगर आपको सेक्सुअल डिजायर आए तो इस अकेडमी में मैं रुका हुआ था, वहाँ पे चारों तरफ इधर उधर आगे पीछे सब जगह लड़कियां थी। उसका माइंड इतना ज़्यादा दम भरने लगता है कि कोई भी सिचुएशन उसको तोड़ नहीं पाती। दीमक जब लकड़ी पर लगता है तो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। ऐसी लकड़ी हल्का सा झटका लगते ही बिखर जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये दीमक है मास्टरबेशन और ये लकड़ी है आपका दिमाग, तो हरे कृष्णा। ब्रह्मचर्या क्या, ब्रह्मचर्या क्यों और ब्रह्मचर्या कैसे, और मेरा ब्रह्मचर्या के साथ क्या एक्सपीरियंस है, इस हर एक पहलू को देखते हुए चलेंगे। ब्रह्मचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्या। ब्रह्म का मतलब है दी एब्सोल्यूट ट्रूथ और चर्या का मतलब है दी कंडक्ट। तो ब्रह्मचर्या का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से जीना कि हम जीते जी सुप्रीम रियलिटी, जो सुप्रीम ट्रूथ है, उसको जान सकें। लेकिन जब भी ब्रह्मचर्या की बात होती है तो उसको हमेशा मास्टरबेशन से क्यों लिंक किया जाता है? इसका आंसर हमें मिलता है भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63, वेयर लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुना ध्यायतो विशान पुंसा संगस्तेषु पजायते संजात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके जो सीड्स हैं वो है किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, और जो प्रॉब्लम्स की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो है डिज़ायर्स जो कि बार बार सोचने से पैदा होती हैं। और डिज़ायर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है सेक्सुअल डिज़ायर। एक शिष्य था, उसने बोला श्री प्रभुपाद को, श्री प्रभुपाद ये काम वासनाएं बहुत सताती है मेरे को, इससे बचने का क्या तरीका है? प्रभुपाद जी ने बोला इट इज इम्पॉसिबल, और प्रभुपाद जी वहां चले गए। आपको जो पावर चाहिए, जो स्टेटस चाहिए वो आपको ना मिले, आपको जो खाना है वो आपको ना मिले, तो आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आपके मन में एक सेक्सुअल डिजायर आए और आप कॉम्प्रोमाइज कर लो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, एक आम इंसान के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ब्रह्मचर्य को हमेशा लिंक किया जाता है मास्टरबेशन से। हमारे वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रम में सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, और ये वही आश्रम था जो कि एक सुखी जिंदगी की नींव रखता था। जो इंसान अच्छे से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था वो इंसान बहुत ही अच्छे से एंटर कर पाता था गृहस्थ आश्रम में और बहुत ही लॉयल तरीके से ज़िंदगी जीता था। अनलाइक टुडे जहाँ पे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम और आखिर में ऐसा इंसान बहुत ही आसानी से सब कुछ त्याग कर संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके विज्ञान अपने पैर पसारने शुरू करता है और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि मास्टरबेट करना कोई गलत बात नहीं है, it is normal. I'm Dr. Hart Pinto. Let's fact check common beliefs about masturbation. So it's nothing to be ashamed about. In fact, masturbation plays a positive role in sexual development. ये सब पढ़कर हमारी यंग जनरेशन गलत काम करने के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होती है। You guys masturbate? Oh, yes. थोड़ा खुश क्यों बोल दो यार। अरे खुश हो के तो बोला मैंने। अरे लेकिन जैसे इंसान जब सिगरेट पीना शुरू करता है तो शुरुआत में उसको लगता है कि वो सिगरेट को पी रहा है, लेकिन कुछ समय बाद सिगरेट उसको पीना शुरू करती है। इंसान तो सिगरेट छोड़ना नहीं चाहता लेकिन उसके फेफड़े उसका साथ देना बंद कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब इंसान ये मानता है कि मास्टरबेट करना गलत बात नहीं है, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट मास्टरबेटिंग? आई थिंक व्हेनेवर यू डिस्कवर इट इट्स फाइन। तो कुछ समय बाद उसको उसकी लत लग जाती है और उसके कुछ समय बाद जब उसका दिमाग ये भार नहीं उठा पाता तो ये सब कुछ फूटकर बाहर निकलने लगता है। कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है इन रिटर्न कुछ साइट्स पर और कोई अपनी प्रॉब्लम को ओपनली शेयर करता है। But in this time frame, things got worse with the whole addiction type thing. At the time, I didn't refer to it as addiction; it was just something that I did. Right? I started going to adult video stores. I started buying a lot of pornography and all that kind of stuff, and the guilt was still there. और पोर्नोग्राफी तो इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इसके डी एडिक्शन के लिए अलग से ऐप्स बन चुके हैं, और सिर्फ मेल्स इसके शिकार नहीं है, फीमेल्स भी इसकी इक्वली विक्टिम है। So I found pornography when I was 13. By the time I got to be a senior in high school, it went from like having a place in my life to like taking over. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पोर्नोग्राफी मटेरियल वेस्टर्न कंट्रीज से आता है।
लेकिन आज के समय में इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स इक्वली टक्कर दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाली पॉर्नोग्राफी को, और इसको नाम दिया जाता है सॉफ्ट पॉर्न। मैं बात कर रहा हूं एकता कपूर और ऑल्ट बालाजी का इंडियन वेब सीरीज की गैलेक्सी में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। मैं बात कर रहा हूं गंदी बात। OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले एक इंसान से जब पूछा गया कि OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसा कंटेंट क्यों दिखा रहे हैं, तो इस पर उसका जवाब था कि OTT प्लेटफॉर्म्स का आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ज़रूरी है कि वो लोगों को अपने मटेरियल से, अपने कंटेंट से एडिक्ट बनाए, इसीलिए वो एडिक्टिव कंटेंट को पेश कर रहे हैं। और इससे भारत के लोग बहुत कुछ नया भी सीख रहे हैं। इंडिया में वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। वाइफ स्वैपिंग जो है वो एक प्रैक्टिस है, पार्टनर्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करते हैं। एक्चुअली ये एक्सचेंज ज्यादातर औरतों की होती है, इसीलिए ये वाइफ स्वैपिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ ही समय पहले केरला में एक वाइफ स्वैपिंग का रैकेट बस्ट किया गया। केरल पुलिस ने एक बहुत बड़े वाइफ स्वैपिंग रैकेट का खुलासा किया है। और बेंगलुरु में जब एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मना किया वाइफ स्वैपिंग के लिए, तो उसके हस्बैंड ने जमकर उसको पीटा। एक समय था जब वर्ल्ड में इस बात पर डिस्कशन होती थी कि इंडिया के लोगों की मॉरल वैल्यूज इतनी ज़्यादा हाई कैसे हैं। यहाँ के लोग जब घर से बाहर जाते थे तो गेट पे ताला भी नहीं लगा के जाते थे, लेकिन आज उन्हीं लोगों की मॉरल वैल्यूज इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि जब वो किसी और के घर मेहमान भी बन के जाते हैं तो वहाँ पे उनकी माताओं और बहनों को गंदी नज़र से देखते हैं। यार ये आज का ज़माना तो बड़ा ख़राब हो गया, अपने टाइम में बड़ा अच्छा था। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के हिसाब से 90% ऑफ पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे इंटरनेट का यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी कुछ गलत करते हुए नहीं पकड़ा। अब आप ही मुझे बताओ कि इस तर्क में कितना लॉजिक है। खैर, ब्रह्मचर्य से कुछ होता है या नहीं होता, इसके लिए आपको किसी के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करो कुछ समय के लिए और खुद से रियलाइज़ करो कि वो आपके अंदर क्या चेंज लेकर आता है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो कोई भी इंसान जो कि खाली बैठता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका दिमाग तो इधर उधर जाएगा ही ना। आदमी खुल जाता है, फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सुनती है। ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं बाबू भाई। खाली बैठने से इंसान को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस को दूर करने के लिए इंसान मास्टरबेट करता है। हालांकि उसके कुछ समय बाद वही स्ट्रेस दुगनी पावर से उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम बिजी रहें। जो भी बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर लगे हैं और उनको लगता है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे एम पर होना चाहिए, मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप सही में दिन में 12 से 13 घंटे अपने उस एम के लिए पूरे फोकस के साथ निकाल पाते हो? आंसर है नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको 1 घंटा निकालना चाहिए सोशल वर्क के लिए। अगर आप सोशल वर्क करोगे तो आप बिजी रहोगे, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और आपको अंदर से खुशी होगी। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको अंदर से खुशी होती है। आपको पढ़ाई के लिए जितना सफिशिएंट टाइम चाहिए फोकस के साथ पढ़ने के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको इस बात की फिक्र है कि सामने वाले की रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा, तो आपकी रोटी का इंतजाम कैसे होगा इसकी फिक्र रहेगी ऊपर वाले को। जब कोई सीमन रिटेंशन करता है तो उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने के लिए खुद को चैलेंजेस दो, खुद को टारगेट्स दो कि अगले 1 हफ्ते तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कैसे भी करके। हर एक दिन को कैलेंडर पर मार्क करते चलो और धीरे धीरे करके इन डेज को इंक्रीज करो। इस बीच अगर आपको सेक्सुअल डिजायर आए तो आप बिना टाइम वेस्ट करे पेट भर के पानी पियो और हो सके तो ठंडे पानी से उसी समय नहा लो। अपने ऑपोजिट जेंडर से ना ही अट्रैक्ट होना और ना ही उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। मैंने जब ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था उस समय पे मैं काफ़ी ज़्यादा फियरफुल था क्योंकि मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता था। तो उस समय पे मैं हमेशा अपने बाल कटवा के रखता था। कुछ समय पहले जब मैं ट्रेनिंग पर गया था तो जिस अकेडमी में मैं रुका हुआ था वहाँ पे चारों तरफ इधर उधर आगे पीछे सब जगह लड़कियाँ थी। वैसे मुझे खुद पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है लेकिन स्टिल प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता था तो स्टार्टिंग के 10-12 दिन मैं हमेशा ऐसे चलता था अपनी आंखें नीचे करके और आता भी था आंखें नीचे करके। उसके कुछ समय बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है ये मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी ये एनवायरनमेंट, तो उसके बाद मैं नॉर्मलाइज हुआ और फिर मैंने बात वगैरह करनी भी स्टार्ट करी। बाहर का खाना अवॉइड करना, स्पाइसी फूड अवॉइड करना, मेडिटेशन करना, भगवान का नाम लेना, ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर कोई ब्रह्मचर्य को एक्चुअल में पालन करना चाहता है। तो मैंने जब ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था तो उसके 2 महीने बाद ही बहुत सारे लोग मुझे बोलने लग गए थे कि यार अचानक से तो इतना गोरा कैसे हो गया, क्योंकि मेरा जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन था वो हमेशा से थोड़ा ब्लैकिश था। और एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर ही एक मेजर डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। आपके चेहरे पे एक ग्लो आने लगेगी जो कि सिर्फ गोरे होने से थोड़ी अलग होगी। स्कूल टाइम से ही मेरे बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी और मेरा एक कज़न भी था जिसके साथ सेम प्रॉब्लम थी।
तो हम लोग ये डिस्कस करते थे कि यार शायद 1 साल बाद ना हमें हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो बाल हैं वो वापस आने लग गए और हेयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसने मुझे मेरे स्पिरिचुअल पाथ में हेल्प करी। जब इंसान अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है तो उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बाल कैसे हैं, वो कितना काला है, कितना गोरा है, कैसा दिखता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और इससे इंसान के दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। और जब इंसान अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है तो किसी भी सिचुएशन में वो टूटता नहीं है। उसका माइंड इतना ज़्यादा दम भरने लगता है कि कोई भी सिचुएशन उसको तोड़ नहीं पाती। वो हर एक सिचुएशन को, हर एक फेलियर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजिली सहन करके आगे बढ़ जाता है। और अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा करते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन कुछ समय के लिए ज़रूर करके देखना। आपको अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाउ इट इज़ टेकिंग यू टू जस्ट अनदर लेवल। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।